हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये बच्चों आपके 10th क्लास का चैप्टर है। हम पहले 10th क्लास कवर करेंगे, देन वे प्रोसीड करेंगे हम 11th क्लास के। 11th क्लास का आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया ऑर्गेनिक का। तो आज हम बात करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के बच्चों। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर के हेडिंग से ही हम स्टार्ट करते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो बच्चों जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। एसिड्स आर दोज विच आर श्योर इन टेस्ट, मतलब जो खट्टे सब्सटेंस होते हैं उनको हम एसिड कहते हैं। जैसे आपने टेस्ट किया होगा नींबू का, कि आपके किचन में नींबू है, नींबू खा के देखोगे खट्टा, तो खट्टा क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो बच्चों एसिड होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, श्योर इन टेस्ट होते हैं। ऑन द अदर साइड बेसिस आर बेटर इन टेस्ट, मतलब जो बेसिस का टेस्ट है वो कड़वा होगा। हम आगे मूव करते हैं कि जो एसिड होते हैं वो पानी में इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं, मतलब घुल जाते हैं। बच्चों आप नींबू को पानी में निचोड़ोगे, उसको मिलाओगे तो घुल जाएगा। तो एसिड्स पानी में सोल्यूबल होती हैं, घुलनशील होती हैं। बेसिस की बात करते हैं बच्चों, तो कुछ बेस तो घुलनशील होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, और कुछ बेसिस नॉन सोल्यूबल होते हैं। सोल्यूबल बेसिस होते हैं एल्कलाई वाले, जितने भी बेस होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं, एंड अदर देन एल्कली नॉन सोल्यूबल बेस होते हैं। बच्चों जो हमारे पास एसिड हैं वो कोरोसिव इन नेचर की होती है। एसिड का नेचर होता है कोरोसिव नेचर। ऑन द अदर साइड जो बेस होता है वो नॉन कोरोसिव नेचर का होता है। और बेस को बच्चों आप जैसे टच करके देखोगे वो सोपी होता है। जैसे कि आप सोप को, साबुन को टच करके देखोगे तो वो सोपी इन टच होता है। तो बेसिस आर इन सोपी टू टच। ऑन द अदर साइड हम एसिड को कैसे पहचानेंगे बच्चों, एसिड्स आर दोज सब्सटेंस विच गिव H+ आयन, या एसिड आर दोज सब्सटेंस विच लिबरेट H+ आयन। जो H+ आयन को इजीली दे दे वो एसिड होती हैं, और जो H+ आयन को इजीली एक्सेप्ट कर ले वो क्या होते हैं, बेस। बच्चों H+ आयन को जो दे देगा वो एसिड होगा, और जो ले लेगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो जो बेसिस होते हैं वो तो एक्सेप्ट करते हैं, बट ऑन द अदर साइड जो एसिड होते हैं वो H+ आयन को डोनेट करते हैं, या तो डोनेट करेंगे या एसिड क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे, दान में दे देंगे इजीली, आइए H+ ले जाइए। बेस क्या करेगा, H+ को ले लेगा, दान स्वीकार कर लेगा। एसिड दान देता है H+ का, बेस H+ का दान लेता है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि एसिड तो खट्टे होते हैं, बेस एसिड तो खट्टे होते हैं और बेसिस कड़वे होते हैं। अब इससे तो पता चल गया। अब हमारे पास बच्चों कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन से सब्सटेंस एसिड है, कौन से सब्सटेंस बेस है। तो हमारे पास बेसिकली बच्चों 3 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। सबसे पहले होता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब होता है जो इंडिकेटर हमें प्लांट एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट से ऑब्टेन होते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। जो प्लांट एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट से ऑब्टेन होते हैं, प्लांट एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट से जो ऑब्टेन होंगे उनको बोल रहे हैं हम नेचुरल इंडिकेटर। उन जैसे कि बच्चों लिटमस, जो लिटमस होता है वो लाइकन से मिलता है। जो लाइकन से है उनसे लिटमस बनाया जाता है, और हमारी जो लैब होती है उनमें या तो ये सोल्यूशन के फॉर्म में मिलता है या एक स्ट्रिप होती है पेपर की, उस फॉर्म में मिलता लाइकन से है। लाइकन से मिलने की वजह से इसको हम नेचुरल इंडिकेटर्स में काउंट करते हैं। जैसे आपकी टर्मरिक हो गई, हल्दी हो गई, वो भी नेचुरल इंडिकेटर्स में आती हैं। इसके बाद मूव ऑन करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। बच्चों जो इंडिकेटर्स हम लैब में बनाते हैं, आर्टिफिशियली हमें मिलते हैं, उनको बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। बच्चों ये मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन हम इसमें पढ़ेंगे। जो हम इंडिकेटर्स पढ़ रहे हैं इनका बेसिक फंक्शन यही है, इनकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। तो सबसे पहले हमने नेचुरल देखा, तो नेचुरल किससे मिलेगा, प्लांट एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट से मिलेगा। जैसे कि लिटमस हो गया जो हमें लाइकन से मिलता है, और टर्मरिक हो गया जो हमें प्लांट से मिलता है। सो दीज आर इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर। ऑन द अदर साइड बच्चों सिंथेटिक इंडिकेटर्स को आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है। इनके एग्जांपल्स आ जाएंगे मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। ऑन द अदर साइड हमारे पास ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी का मतलब होता है बच्चों जो स्मेल से बता सकते हैं हम, जैसे अनियन।
आपके अनियन एक्सट्रैक्ट हो गई, वनीला एक्सट्रैक्ट हो गई, आपकी आंखें बंद कर दो और आपके सामने अनियन ला दो तो आप सूंघ के बता दोगे अनियन है। इस तरीके से वनीला कुछ सब्सटेंस की हम स्मेल से पहचान लेते हैं कि ये क्या है, तो वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में आ जाते हैं। ओल्फैक्टरी में वनीला एक्सट्रैक्ट एंड अनियन एक्सट्रैक्ट। तो बच्चों जो हमने इंडिकेटर्स पढ़े हैं ना, इनका डिफरेंट डिफरेंट काम होता है, कलर चेंज करते हैं ये। एसिड में इनका अलग कलर होगा, बेस में अलग कलर होगा, और जो हमने ओल्फैक्टरी वाले पढ़े इनकी स्मेल अलग होगी। एसिड में अलग स्मेल, बेस में अलग स्मेल हो जाएगी। इनके कलर होते हैं बच्चों और ओल्फैक्टरी की स्मेल होती है। अभी इनका बताते हैं एसिड में किस तरीके के कलर देते हैं और बेस में किस तरीके के कलर देते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं लिटमस के। तो बच्चों जो लिटमस होता है ये एसिड में क्या करेगा और बेस में क्या करेगा ये पता होना चाहिए। तो बच्चों एसिड में तो कलर चेंज कर देता है ये ब्लू टू रेड, और जो बेस होता है वो कर देता है रेड टू ब्लू। बच्चों इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, वो इसका इसमें लिख देते हैं, इसका इसमें। तो कैसे याद रखेंगे? लिटमस को याद रखो, एसिड में कैसे चेंज करेगा, ए के बाद क्या आता है बी, मतलब एसिड को किस में चेंज कर देगा ये, एसिड वाले को ब्लू से रेड में कर देगा। ए के बाद आता है बी, तो ये याद रख लो लिटमस एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू टू रेड, और बेस का इससे उल्टा कर देना। अब बात करते हैं बच्चों हमारे पास मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन की। मिथाइल ऑरेंज एसिड को किस में करेगा और बेस को किस में करेगा। तो बच्चों जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो एसिड को करता है रेड में और बेस को करता है येलो में। अब इसको कैसे याद रखेंगे कलर को? देखो मिथाइल एम और एसिड को किस में कर रहा है, रेड में, तो ऐसे याद रखो मिस्टर, मतलब मिथाइल ऑरेंज एसिड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, रेड में। पहला याद रह जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा कि बेस को किस में कन्वर्ट कर देगा, येलो में। अब बात करते हैं फिनोफ्थलीन की बच्चों। फिनोफ्थलीन किस में करता है, एसिड को कलरलेस में करता है। एसिड डालोगे तो कुछ भी कलर नहीं दिखाएगा, कलरलेस, और जो बेस डालोगे तो ये करता है पिंक कलर में। इसको कैसे याद रखेंगे, पी से फिनोफ्थलीन, सी से कलरलेस, पीसी बच्चों पर्सनल कंप्यूटर। इससे याद रखो कि फिनोफ्थलीन एसिड को कलरलेस में, बेस पिंक में, ऑटोमेटिकली याद। इसमें ये कंफ्यूजन होता है, ये तो पता रहता है कि कलरलेस और पिंक, अब ये कंफ्यूजन हो जाता है कलरलेस बेस में हो गया एसिड में होगा। तो बच्चों जो हमने ट्रिक याद की है वो एसिड वाली याद की है, ये याद रखना, ऊपर वाली हमने याद किया है, और नीचे जो दूसरा कलर बच गया वो ऑटोमेटिकली बेस में चला जाएगा ना। तो सबसे पहले लिटमस एसिड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ब्लू टू रेड में, बेस को रेड टू ब्लू में। याद करने का तरीका, लिटमस एसिड में किस में कन्वर्ट कर रहा है, ए के बाद क्या आता है बी, तो मीन्स ब्लू टू रेड, दूसरे वाला बच गया वो क्या आ जाएगा, रेड टू ब्लू। देन इसके बाद मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं बच्चों। मिथाइल ऑरेंज का निमोनिक्स हमने पढ़ा है मिस्टर, मतलब एसिड वाला केस पढ़ा है कि एसिड में मिथाइल ऑरेंज किस में कन्वर्ट करेगा, आर मीन्स रेड बच्चों, बेस में दूसरे वाला कलर येलो हो जाएगा। अब बात करते हैं फिनोफ्थलीन की। फिनोफ्थलीन की हमने निमोनिक्स पढ़ा है पीसी, मतलब एसिड में, सी का मतलब कलरलेस, तो जो एसिड होगा उसमें कलरलेस हो जाएगा और बेस पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें दो और आते हैं, एक आता है अनियन एक्सट्रैक्ट और एक आता है वनीला एक्सट्रैक्ट। अनियन एक्सट्रैक्ट की बात करें तो बच्चों एसिड के केस में ये सेम स्मेल देगा, मतलब जो अनियन की स्मेल होती है सेम टू सेम वही स्मेल होगी, सेम स्मेल। और बेस के केस में नो स्मेल, बेस के केस में नो स्मेल, कोई भी स्मेल नहीं आएगी।
अब बात करते हैं वनीला एक्सट्रैक्ट की। वनीला एक्सट्रैक्ट भी बच्चों सेम रहता है, एसिड में सेम स्मेल देता है और बेस में कोई स्मेल नहीं देगा, सेम इसी की तरह होता है, सेम टू सेम यही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपके इंडिकेटर्स हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। आपको याद करने के निमोनिक्स बता दी, जिससे आपको इसमें कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। एक बार दोबारा सुन लो। लिटमस एसिड को किस में कन्वर्ट करेगा? ब्लू टू रेड। याद करने का तरीका ए के बाद डी आता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड को रेड में करेगा। याद करने का तरीका मिस्टर मिथाइल ऑरेंज एसिड को रेड में कन्वर्ट करेगा। देन फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन में क्या बताया? एसिड को कलरलेस में करता है, बेस को पिंक में करता है। निमोनिक्स बताया पीसी, मतलब फिनोफ्थलीन हो गया, एसिड को किस में करेगा? कलरलेस में करेगा। फिर इसके बाद ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करते हैं, अनियन एक्सट्रैक्ट एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। तो बच्चों एसिड में तो जो इनकी स्मेल होती है सेम यही स्मेल देंगे, बट बेस में जैसे ही बेस डाल देंगे तो इनकी स्मेल गायब हो जाएगी। ये वाली स्मेल हमें पता ही नहीं चलेगी अनियन और वनीला की। एसिड में सेम स्मेल, बेस में कोई स्मेल नहीं देंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे एसिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की और बेस की भी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बच्चों। अब बात करते हैं एसिड की प्रॉपर्टी। तो बच्चों इसमें ना कुछ टर्म है, आपको वो पता होनी चाहिए होती क्या है। सबसे पहले ये बताओ, हमें एसिड और वाटर दोनों को मिक्स करना है, तो हम कैसे करेंगे? मान लो एक बीकर में एसिड है, एक बीकर में वाटर है, तो कैसे करेंगे? वाटर में एसिड को डाल देंगे या एसिड जो है इसमें वाटर को डालेंगे। देखो इसमें एसिड हो गया, इसमें वाटर हो गया, यही बताती हूँ। ये एसिड का बीकर हो गया, मान लो ये एसिड है और ये मान लो वाटर है, इसमें मान लो वाटर है। हमें इन दोनों को मिक्स करना है, तो कैसे करेंगे? ये ए मान लो, ये बी मान लो, तो ए में हमें बी को मिक्स करना है, तो कैसे करेंगे? ए में बी को डालेंगे या बी में ए को डालेंगे? मतलब एसिड इन वाटर या वाटर इन एसिड। तो बच्चों हमें पता है एसिड होती है वो वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। तो यदि मान लो एसिड के बीकर में आपने डायरेक्ट पानी डाल दिया, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हो जाएगी, एकदम से ब्लास्ट भी हो सकता है, आपके ऊपर एसिड आ सकती है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, वाटर में एक ड्रॉपर लेते हैं, उसमें हम एसिड की ड्रॉप लेते हैं और जो वाटर होता है उसमें हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड की डालते हैं, ताकि ज़्यादा हीट रिलीज ना हो, एसिड हमारे मुंह पे बम्प अप ना करे। इसलिए क्या हो जाएगा इसमें, एसिड इन वाटर एंड वाटर इन एसिड गलत, मतलब पानी में हम एसिड डालेंगे ड्रॉप ड्रॉप करके, एक एक ड्रॉप, ये नहीं पूरा बीकर लिया और झोल दिया, ऐसे नहीं बच्चों, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। बीकर से डायरेक्ट डालोगे वो बम्प अप होके आपके माउथ पे आ जाएगी, फेस पे आ जाएगी और जिससे आपका फेस बर्न हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या प्रिकॉशन लेते हैं कि पानी लेते हैं और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड की डालते हैं और हम अपना सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं, मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन हमारे पास प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसमें हमें कुछ टर्म पता होनी चाहिए, जैसे कि डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होता है और कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड क्या होता है। ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। तो बच्चों कुछ टर्म है, ये आपको पता होनी चाहिए। एक ये वाली चीज़ भी आपको पता होनी जरूरी थी बच्चों। जो डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है, ये क्या होता है, यदि मान लो आपके पास सोल्यूट है और एक सोलवेंट है। सोल्यूट और सोलवेंट आपको नहीं पता होगा, एक बार बताती हूँ, वेट। जैसे बच्चों सोल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो पहले।
सोल्यूट क्या होता है एंड सोलवेंट क्या होता है। बच्चों ये दोनों को मिक्स कर दिया जाता है ना, तो हमारे पास बनता है सॉल्यूशन। तो जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ, आपने ली शुगर एंड वाटर लिया, तो बच्चों जो शुगर है हमारे पास ये हो गया सोल्यूट, और सोल्यूशन बनाने के लिए हम जो चीज़ इसमें ऐड कर रहे हैं ज़्यादा अमाउंट में उसको बोलते हैं सोलवेंट। ये हो गया सोलवेंट। पहले शुगर के क्रिस्टल थे हमारे पास, शुगर के क्रिस्टल क्या हुए, सोल्यूट। हमने वाटर इसमें डाल दिया, वाटर हो गया सोलवेंट, और बाद में हमारे पास जो मिक्सचर बन गया उसको हम बोल रहे हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों ये डाइल्यूट एसिड वो होती है तब यदि हमारे पास एसिड की अमाउंट कम होती है, एसिड अमाउंट लो, वो होती है डाइल्यूट एसिड। और कंसंट्रेटेड एसिड क्या होती है, तो दिख ही नहीं रहा होगा आपको, बहुत छोटा है। एसिड अमाउंट इज लो, तो ये डाइल्यूट एसिड होता है, मतलब सोलवेंट ज़्यादा होता है बच्चों, सोलवेंट इज मोर। कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होता है, यदि हम सोलवेंट कम डालें, सोलवेंट की क्वांटिटी लो हो और सोल्यूट की क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा हो, सोल्यूट हाई या मोर। तो बच्चों कंसंट्रेटेड एसिड मतलब जिसमें एसिड की पावर ज़्यादा हो। यदि सोलवेंट कम डालेंगे तो एसिड की पावर ज़्यादा रहेगी। यदि सोलवेंट ज़्यादा डाल दिया, किसी भी चीज़ में ज़्यादा क्वांटिटी एक्सटर्नल चीज़ की डाल दी, तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा ना। यदि एसिड का इफेक्ट कम हो गया, ये हमने उसमें सोलवेंट डाल दिया, तो वो बन जाती है डाइल्यूट एसिड। और यदि एसिड का इफेक्ट ज़्यादा ही है, उसमें हमने कम सोलवेंट डाला, बाहर से एक्सटर्नल सोर्स कम डाला, तो वो हो जाती है कंसंट्रेटेड एसिड बच्चों। अब वो बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होती है जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए H+ आयन में। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोशिएट का मतलब ब्रेक डाउन, कंप्लीट डिसोशिएट into H+ ion, and weak acid are partially dissociate into H+ ion। बच्चों कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, जैसे आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड इनको क्यों बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि इनमें जितना भी H+ आयन होता है वो ये कंप्लीटली इसको डिसोशिएट कर देती है, दान में दे देती है। बट ऑन द अदर केस, जैसे हम बात करें एसिटिक एसिड की बच्चों, वो वीक एसिड होती है। ये जितना भी इनके पास H+ आयन होता है ये सब का सब दान में नहीं दे सकती, ये कुछ अमाउंट में दे देती हैं, कुछ अमाउंट में अपने पास रख लेती हैं। तो जिसमें पार्शियली डिसोशिएशन हो जाए, डिसोशिएशन का मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है बच्चों, तो जिसमें पार्शियली होता है या जिसमें मतलब H+ तो देगी तभी तो एसिड होगी, तो जिसमें बहुत कम अमाउंट में डिसोशिएशन हो उसको वीक एसिड, और जो कंप्लीटली डिसोशिएट कर दे उसको बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, अब बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड के बच्चों। जो ऑर्गेनिक एसिड होती है वो हमें नेचर से ऑब्टेन होती है, डायरेक्टली हमें नेचर से ऑब्टेन हो जाएगी, वो हम बोलेंगे उसको ऑर्गेनिक एसिड। एंड मिनरल एसिड जो हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करें उसको हम बोल रहे हैं मिनरल एसिड। तो बच्चों ये कुछ टर्म थे जो आपको पता होनी चाहिए कि डाइल्यूट एसिड क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, और मिनरल एसिड क्या होता है। और ये आपको पहले ही बता दिया कि एसिड को पानी में डालेंगे या पानी को एसिड में डालेंगे, कैसे इसका मिक्सचर बनेगा वो पता होना चाहिए। और रीज़न इसका यही होगा कि एसिड बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, इसलिए हम पानी लेते हैं और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते हैं ताकि ज़्यादा हीट रिलीज ना हो, वो एसिड हमारे मुँह पे बम्प ऑन होके ना आए और हम अपने फेस को प्रिवेंट कर सके। ठीक है बच्चों, ये इसके कुछ टर्म थी जो हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद प्रॉपर्टी में वो पता है, ये एसिड खट्टे होते हैं, ये सोल्यूबल होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं, वो सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ में हमने चैप्टर स्टार्ट किया तब बता दिया, वो सब इसमें भी इन्वॉल्व कर देना, वो सब चीज़ें इसमें भी है। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस की।
इस तरीके से बच्चों यदि स्ट्रॉन्ग बेस बोला जाए ना, वो हो जाएगा कंप्लीट डिसोशिएशन इनटू OH नेगेटिव। वीक बेस की बात करें वो पार्शियली डिसोशिएट इनटू OH नेगेटिव, मतलब H+ की जगह OH आ जाएगा, वो बेस में आ जाएगा और सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। हम बात करते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, यदि मान लो हमने एसिड लिया, एसिड में हम कोई भी किसी भी मेटल की रिएक्शन कराएं तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा बच्चों सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस हमारे पास रिलीज हो जाएगी। ठीक है, यदि हमने किसी भी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराई तो हमारे पास सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएंगे। लेकिन बच्चों एक इसमें एक्सेप्शन भी होता है, यदि हम नाइट्रिक एसिड ले लें, HNO3 ले लें, तो उसके यदि हम मेटल के साथ रिएक्शन कराएं तो उस वाले केस में क्या हो जाता है, हमारे पास सोल्ट तो बनता है बच्चों, बट हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे हमारे पास H2O मिल जाता है। इसका रीज़न जो HNO3 होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये हमारे पास जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पे बनेगा, ऐसा नहीं है यहाँ हाइड्रोजन नहीं बनेगा बच्चों, इस रिएक्शन में भी हाइड्रोजन बनेगा, बट इसका नेचर है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बनते ही ये उसका ऑक्सीडेशन कर देगा और H2O में कन्वर्ट कर देगा। पहले तो हाइड्रोजन बनता है बट इन द नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू द वाटर। बट बच्चों HNO3 की दो रिएक्शन ऐसी होती हैं, यदि हम HNO3 की रिएक्शन मैग्नीज के साथ और मैग्नीशियम के साथ कराएं, ये दो मेटल ऐसी हैं बच्चों जिसके केस में हमारे पास H2O में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता है और सोल्ट और हाइड्रोजन गैस ही हमें ऑब्टेन होती है। ये सिर्फ दो मेटल हैं और जितने भी मेटल लेंगे इनके अलावा सब में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका फंक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और वो H2O में कन्वर्ट कर देगा। बट इन द केस ऑफ मैग्नीज एंड मैग्नीशियम सेम रिएक्शन होगी जो जनरल रिएक्शन होती है किसी भी एसिड और मेटल के। बच्चों ये वाली चीज़ आप ध्यान रखना कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से हाइड्रोजन तो बनता है बट वो विग्रेसली हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर देता है वाटर में। ऑन द अदर साइड यदि हम नाइट्रिक एसिड की दो मेटल ऐसी हैं जो जहाँ पे इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो नेचर है वो इतना स्ट्रॉन्गली एक्ट नहीं कर पाता है और वहाँ पे वाटर नहीं बन पाता है, डायरेक्ट जनरल रिएक्शन होती है वही हमारी हो पाती है कि सोल्ट और हाइड्रोजन बन जाता है बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं यदि मान लो बेस की, तो बेस में भी सेम रिएक्शन होगी बच्चों। यदि हम बेस की बात करें, बेस प्लस मेटल, तो इस वाले केस में भी हमारे पास सोल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। सेम इस तरीके की ही रिएक्शन होगी बेस में भी। यदि इनके हम एग्जांपल्स की बात करें एसिड और बेस के एग्जांपल, तो सबसे पहले NaOH बेस वाले रिएक्शन का एग्जांपल देख लो। NaOH की रिएक्शन, NaOH क्या हुआ, बेस हो गया और एल्युमिनियम क्या हुआ, मेटल हुआ। बताओ इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। अभी आपसे जो जनरल रिएक्शन बताई है कि बेस की रिएक्शन यदि मेटल के साथ कराते हैं तो सोल्ट एंड हाइड्रोजन बनता है और एसिड की भी मेटल के साथ कराते हैं तो सोल्ट एंड हाइड्रोजन बनता है। तो इस वाले केस में क्या सोल्ट बनेगा बच्चों, मतलब लास्ट में तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होएगी ना, ये तो हमें पता है कि NaOH लिया तो हाइड्रोजन तो बनेगी। यहाँ पे सोल्ट क्या बनेगा ये बताओ, बताओ बच्चों। हमारे पास सोल्ट बनेगा NaAlO2। बस बेसिकली आपको यही याद रखना है कि हम किसी भी मेटल की यदि बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें साइड बाई क्या मिल रहा है, सब में सोल्ट मिलेगा बच्चों। साइड बाई जो गैस रिलीज होती है, जो बाई प्रोडक्ट बनता है, वो तो याद रखना है कि बाई प्रोडक्ट हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको याद रहेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। इसी में ही हम यदि इसकी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो बच्चों बेस तो इसके साथ रिएक्शन करेंगे ही नहीं,
यदि हम बेस की कराते हैं, बेस डज नॉट रिएक्ट, बेसिस, इस वाले केस में बेसिस तो हमारे पास रिएक्ट ही नहीं करेंगे बच्चों। अब यदि हम एसिड की बात करते हैं कि यदि हम एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कराएं तो उस वाले केस में हमें मिलता क्या है, वो वाली चीज़ हमें देखनी है। यदि हम बेस की एसिड की रिएक्शन हमने कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ कराई तो हमें क्या मिला, ये देखना है हमें। तो बच्चों इस वाले केस में हमें मिलेगा सोल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। बेस तो इसमें रिएक्ट ही नहीं करते बच्चों, ड्यू टू बेसिक नेचर, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का भी नेचर होता है यही। तो एसिड इसमें रिएक्ट कर जाएंगे और एसिड रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सोल्ट, हाइड्रोजन, सोल्ट, वाटर एंड CO2 गैस। तो बच्चों यहीं पे एक आता है टेस्ट फॉर CO2 कि किसी भी रिएक्शन में CO2 गैस रिलीज हो रही है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे। CO2 का मतलब तरीका क्या होता है जिससे हमें पता चले कि CO2 गैस रिलीज हो रही है या नहीं। तो CO2 का एक टेस्ट होता है, टेस्ट फॉर CO2, ये ध्यान रखना, टेस्ट फॉर CO2। तो इस वाले टेस्ट में बच्चों होता क्या है, हम लेते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हम यदि CO2 को पास कराते हैं, CO2 को पास कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे मिल्की वाटर हमें दिखाई देगा। ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है बच्चों, मिल्की वाटर, यदि हम लाइम वाटर में CO2 को पास करा रहे हैं तो हमारे पास बनता है कार्बोनेट। जो कार्बोनेट होता है ना बच्चों वो अनसोल्यूबल होता है, वो मिल्की लाइक अपीयरेंस देता है, अनसोल्यूबल की वजह से वो मिल्की लाइक अपीयरेंस देगा और इसी वजह से हमें मिल्की वाटर दिखेगा। यदि इसी रिएक्शन में बच्चों आप एक्सेस ऑफ CO2 पास कर देते हो, सेम यही रिएक्शन यदि एक्सेस ऑफ CO2 पास कर दोगे इसमें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मिल्कीनेस है, मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी। अब रीज़न आता है कि मिल्कीनेस ऐसा क्या हुआ कि डिसअपीयर हो गई यहाँ पे बच्चों। इसके बहुत बार रीज़न पूछे जाते हैं, ध्यान देना। यदि लाइम वाटर में हम CO2 पास करा रहे हैं तो मिल्की कलर की अपीयरेंस आ रही है, क्यों आई, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन यहाँ पे बन जाता है, उसकी वजह से मिल्की कलर आ जाता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो इनसोल्यूबल होता है वाटर में और वो अपने रेजिड्यू को मिल्की लाइक अपीयरेंस में शो करता है। ऑन द अदर साइड बच्चों यदि हम एक्सेस ऑफ CO2 पास कर रहे हैं उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, CaHCO3 बन जाएगा, जो कि वाटर में जो सोल्यूबल होता है और सोल्यूबल प्रेजेंस की वजह से कोई रेजिड्यू नहीं प्रोवाइड करेगा और जो मिल्कीनेस जो हमें वहाँ दिख रही थी वो यहाँ डिसअपीयर हो जाएगी। दो रीजन याद रखना, इस वाले में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि अनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल होता है, और इस वाले में कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3, उसमें CaCO3 बच्चों। इस रुको कलर चेंज करके बताती हूँ। इसका रीजन है इसमें CaCO3 होता है और इस वाले का रीजन है इसमें CaHCO3 की वजह से बच्चों। ये इनसोल्यूबल है और ये सोल्यूबल है, ये वाले रीजन इसमें ध्यान से याद रखना, ठीक है। ये टेस्ट फॉर CO2 थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास जो pH होती है वो होती क्या है। pH का कॉन्सेप्ट देखेंगे, आपने सुना होगा इसकी pH 3 है, इसकी 5 है, वाटर की 7 है। तो ये pH है क्या, पता तो होना चाहिए ना। ये pH क्या बीमारी है जिसमें वैल्यू होती है, किसी की 5 होती है, किसी की 2 होती है, किसी की 3 होती है, ठीक है बच्चों। अब कोई ये बताएगा कि जो ह्यूमन ब्लड है उसकी pH कितनी होती है और सलाइवा की pH कितनी होती है। जिसको भी पता है कमेंट करके बताना, ह्यूमन ब्लड की pH और सलाइवा की pH की वैल्यू क्या होती है। अब बात करते हैं बच्चों pH के। pH होती है पावर ऑफ H प्लस आयन, पावर ऑफ H प्लस आयन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ H प्लस आयन, पोटेंशियल ऑफ H प्लस आयन।
बच्चों पीएच की हेल्प से हम किसी की भी चीज़ को बता सकते हैं ये एसिड है, ये बेस है या ये न्यूट्रल है। कैसे? जो हमारा पीएच का जो वो होती है, पीएच स्टैंड होता है बच्चों, इसमें किस तरीके से नंबर होती है 0 1 2, यहाँ पे 7 और ये लास्ट में होती है 14। ठीक है, 8 9। तो बच्चों इस वाले केस में देखो ध्यान से समझना, 0 से 14 इसकी रेंज है, 0 से 14 तो इसकी रेंज है, 0 से 14 रेंज हो गई। अब बात करते हैं 7 वाले की। बच्चों ये न्यूट्रल पॉइंट होता है, न्यूट्रल मतलब यहाँ ना तो एसिड ना बेस, और यहाँ से लेके यहाँ तक एसिड होता है, एसिड, और 7 से लेके 14 तक बच्चों बेस होता है। 7 से लेके 7 के बाद बेस, और पीएच होता है बच्चों वो इन्वर्स एसिडिटी होती है, एसिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू। पीएच की वैल्यू जितनी भी ज़्यादा होगी एसिड उतनी ही कम होगी। यदि बात करें मान लो किसी की पीएच, एक पीएच 2 है और एक पीएच 4 है, बोला जाए कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, तो बच्चों ये याद रखना रिलेशन, एसिडिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू, सो दिस इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू द 4 पीएच। बट यदि बेस की बात करें, बेस में उल्टा होता है बच्चों, जितनी ज़्यादा वैल्यू उतना ज़्यादा बेस। ठीक है, ये याद रखना। 0 से 7 तक, 0 से 7 से के बीच में जितने भी हो गए वो एसिड हो गए, 7 से 14 तक जितने भी हो गए बेस हो गए, और जो 7 पॉइंट है वो न्यूट्रल पॉइंट है, और पीएच की रेंज होती है 0 से 14 बच्चों। इसके हेल्प से हमें ये पता चल जाता है कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा न्यूट्रल है। तो पीएच इज बेसिकली पावर ऑफ द H+ आयन या फिर पोटेंशियल ऑफ H+ आयन, और इसके हेल्प से हम एसिड बेस न्यूट्रल का इजीली पता कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द पीएच रेंज जो हमारे पास मेंशन है। और जो पीएच है बच्चों, पीएच की जो वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी से। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में बच्चों? इसके बहुत सारी आपने डे टू डे लाइफ में चीज़ें नोटिस करी होंगी पीएच से रिलेटेड, जैसे कि ध्यान से समझना। सोल्ट वाला टॉपिक है बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट है, उसमें कई फॉर्मूले वगैरह हैं, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। एसिड बेस वाला इस क्लास में कवर कर रहे हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। सबसे पहला होता है बच्चों सॉइल एंड प्लांट ग्रोथ। सॉइल एंड प्लांट ग्रोथ, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? आपने बहुत बार सुना होगा एसिड रेन का नाम, एसिड रेन। तो तब भी बारिश आती है, ऐसे बोलते हैं कि तब एसिड रेन का मतलब होता है जो पीएच होती है रेन की, कई बार क्या होती है वो बहुत कम पीएच की रेन आती है, बहुत एसिडिक रेन होती है, तो तब एसिड रेन आएगी। ध्यान से सुनना, एसिड रेन आएगी तो जो ड्रॉपलेट है वो सोइल में गिरेगी, तो सोइल में एसिड गिरेगी तो क्या हो जाएगी, सोइल की पीएच कम हो जाएगी, पीएच डिक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों यदि सोइल की पीएच कम हो गई, कोई भी प्लांट ग्रो करेगा उसके लिए पीएच मेंटेन होनी जरूरी है, मतलब सोइल की जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन होनी जरूरी है। तो यदि एसिड रेन की वजह से हमारी सोइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई तो जो भी क्रॉप प्रोडक्शन है वो तो हमारा कम हो जाएगा, प्लांट ग्रो ही नहीं करेंगे अच्छे से, जल जाएंगे या उनमें कुछ डिजीज हो जाएगी। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो बेस होता है उसको स्प्रेड आउट करते हैं अपनी लैंड के ऊपर, बेस को स्प्रेड आउट करेंगे जिससे सोइल की जो पीएच है, न्यूट्रलिटी है, सोइल की पीएच को मेंटेन किया जा सके, मेंटेन
किया जा सके। तो बच्चों क्या बताया, सबसे पहला होता है सोइल एंड प्लांट ग्रोथ। इसमें क्या होगा, जैसे ही मान लो बाय चांस कभी एसिड रेन आई, एसिड रेन की वजह से सॉइल में एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, जिससे प्लांट की ग्रोथ इनहिबिट हो गई या उसमें कुछ डिजीज हो गई या कोई भी और प्लांट में कोई भी इफेक्ट होने लग गया, तो फार्मर्स क्या करेंगे, बेस को स्प्रेड आउट करेंगे अपनी लैंड में और अपनी लैंड के पीएच को मेंटेन करेंगे। दूसरा पार्ट आता है बच्चों टूथ डिके का, यही बता देती हूँ। सेकंड होता है टूथ डिके। इसमें क्या होता है, यदि पीएच 5.6 से कम होती है उस वाले केस में ये हो जाती है। तो बच्चों ये क्या हो जाता है, टूथ डिके मतलब कैविटी आपके हो गई, टूथ डिके उसको ही बोल रहे हैं। तो ये क्यों हो रही है, कई बार आपने देखा होगा कि आपने बहुत एसिडिक फूड खा लिया, उसके बाद ब्रश नहीं करी या पैसे ही सो गए, तो वो आपके दांतों में रह गया, उसके पार्टिकल्स आपके दांतों में रह गई, कुछ क्वांटिटी उसके आपके दांतों में रह गई, उसके वजह से कैविटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए बच्चों बोला जाता है कि खाना खाने के बाद हमेशा ब्रश करो, कभी भी सुबह ब्रश करनी चाहिए, शाम को ब्रश करनी, इसलिए बोलते हैं ताकि आपके दांतों में जो भी एसिडिक फूड आपने खाया है वो डिकम्पोज ना हो पाए, वो उसकी वजह से ही वो डिकम्पोज हो जाएगा, धीरे धीरे वो सड़ने लग जाएगा और आपकी कैविटी हो जाएगी। तो कभी भी पीएच 5.6 से कम हो जाती है हमारे टूथ में, तो उस केस में हमारे पास टूथ डिके की पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है। सो ये भी पीएच का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं सेल्फ डिफेंस की। इसको एक बार रब कर देती हूँ। सबसे पहले एसिडिटी की बात कर लेते हैं स्टमक में, फिर बात करते हैं सेल्फ डिफेंस के। नंबर 3 बच्चों कई बार आपने देखा होगा कोई कुछ लोगों को बोलते हुए कि मेरे पेट में एसिड हो गई, तो वो क्या करते हैं, आपने ऐड भी देखी होगी टीवी में, इनो लो 6 सेकंड में झटपट एसिडिटी गायब। तो ऐसा क्या हो रहा है बच्चों, आप यदि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हो या बहुत फास्ट ईटिंग कर रहे हो या फिर आपने बहुत फ्राइड फूड खा लिया या ऐसे ही ऑयली ज़्यादा फूड खा लिया, उसकी वजह से आपके पेट में एसिड का डिकम्पोजिशन ज़्यादा हो जाता है, एसिड ज़्यादा आ जाती है वहाँ पे। तो पेट में तब एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाए, when acid amount is too high, when acid amount इज़ टू हाई, उस वाले केस में हो जाती है। तो बच्चों इसकी वजह से क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन हो जाती है हमारे बॉडी में। जैसे ही एसिडिटी होगी हमारी बर्निंग सेंसेशन होगी, पूरा मुंह ऐसे खट्टा खट्टा टेस्ट हो जाएगा और हमें बहुत डिस्कम्फर्ट लगेगा। तो इस वाले केस में हम क्या करते हैं, जो इनो ले रहे हैं वो इनो क्या है, वो एक एंटा एसिड है बच्चों। उस वाले केस में हम एंटा एसिड लेते हैं। एंटा एसिड क्या करता है, जो हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा एसिड हमारी बॉडी में डिकम्पोज हो गई, इकट्ठी हो गई, एक्यूमुलेट हो गई, उसको एंटा एसिड क्या करता है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है, हेल्प इन मेंटेनिंग द न्यूट्रलिटी। बच्चों इसने क्या किया, कैसे फंक्शन किया, एंटा एसिड में बेस होते हैं। तो जैसे हमने एंटा एसिड लिए, बेस हमारी बॉडी में गया, तो जैसे हमारे बॉडी में फूड का ब्रेक डाउन होता रहता है, तब पेप्सिन एक एंजाइम होता है, वो ब्रेक डाउन करता रहता है, तो वो एसिड की अमाउंट उसमें से निकालता रहता है। तो जैसे ही हमने एंटा एसिड लिए तो पेप्सिन एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। तो पेप्सिन एंजाइम जैसे ही इनहिबिट होता है वो एसिड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो वहीं पे हमारा जो एसिड का एक्यूमुलेशन है वो कम होना शुरू हो जाता है और हमारी स्टमक की पीएच न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाती है। और इसलिए हम जैसे ही इनो ले रहे हैं हमें कंफर्ट फील होता है, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम इनहिबिट हो गया और जो एक्सेस एसिड हमारी बॉडी में है जो एक्यूमुलेट हो गई, वहाँ पे वो ज़्यादा एक्यूमुलेशन उसका नहीं हो पाता और हमें वहाँ कंफर्ट मिलना शुरू हो जाता है। सो यही रीज़न है बच्चों, इसलिए एंटा एसिड लेते हैं, क्योंकि इसमें बेसिस का अमाउंट होता है, ठीक है, और यहाँ पे हमें न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं सेल्फ डिफेंस की। सेल्फ डिफेंस से मतलब क्या है, सेल्फ डिफेंस बच्चों इसका मतलब है, कई बार आपने देखा होगा हनी भी होती हैं, वो आई
उसने आपके हाथ पे स्टिंग किया और उड़ गई। थोड़ी देर बाद क्या होगा, पहले तो आपके दर्द होगा और फिर स्वेलिंग आ जाएगी। तो हनी बी की जो स्टिंग होती है भाई बच्चों, उसमें क्या होता है, हनी बी की स्टिंग में फोमिक एसिड होता है। हनी बी की स्टिंग में फोमिक एसिड होता है। हनी भी जैसे आई, उसने आपके यहाँ पे अपनी स्टिंग मारी तो अपने फोमिक एसिड उसने रिलीज कर दी। तो बच्चों इससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एसिड उसने यहाँ पे एसिड डाली है तो हमें इसको न्यूट्रल करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, बेस की ही रिक्वायरमेंट होगी ना। तो हमने बाहर से बेस लिया, इसके ऊपर हमने रब किया तो हमें यहाँ से कंफर्ट फील हो जाएगा। तो हनी भी फोमिक एसिड, इसकी जो स्टिंग होती है इसमें फोमिक एसिड होता है, तो हमें कंफर्ट के लिए क्या चाहिए, फिर बेस चाहिए रब करने के लिए। तो हमें बेस की रिक्वायरमेंट होती है। ऑन द अदर साइड बच्चों हम वास्प की बात करें तो वास्प की जो स्टिंग होती है उसमें बेस होता है। वास्प की स्टिंग में बेस होता है, तो इस बेस से हमें कंफर्ट फील कराना है। कोई भी वास्प आया, उसने स्टिंग किया तो उसने अपना बेस छोड़ दिया, तो उस बेस छोड़ दिया तो हमें डिस्कम्फर्ट दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, एसिड लेंगे कोई भी, जैसे लेमन ले लिया, उसके ऊपर रब करेंगे, हमें कंफर्ट फील हो जाएगा। हनी भी स्टिंग करके जा रही है तो हनी भी क्या छोड़ के जा रही है, एसिड छोड़ के जा रही है, बट वास्प क्या छोड़ के जा रहा है, बेस छोड़ के जा रहा है। ये दो चीज़ें बच्चों याद रखना। हनी भी फोमिक एसिड छोड़ के जा रही है तो हमें कंफर्ट फील करने के लिए बेस की रिक्वायरमेंट होगी, उससे हम रब करेंगे। जैसे साबुन लिया, हमने रब कर लिया, मधुमक्खी ने काटा हमें, तो हमने क्या, हमें पता है ये फोमिक एसिड छोड़ के चली गई, अब हमें इसको न्यूट्रल करना है तो हम साबुन लिया, साबुन से हमने रब कर लिया तो हमें कंफर्ट फील हो गया। कभी हमने देखा वास्प आया, हमें कट करके चला गया, तो हमें क्या पता है वास्प बेस छोड़ के गया है, तो हम बाहर से एसिड लाएंगे, रब करेंगे और हमें रिलीफ मिल जाएगा। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंस थी पीएच की जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है सोल्ट का, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वो इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ फॉर्मूले हैं और कुछ डेकाहाइड्रेट वगैरह ये सब उसमें देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी, वो इंपॉर्टेंट आएगी, आप ध्यान से देखना। सोल्ट वाला पार्ट बचा है, फिर ये वाला चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो आएगी, तब तक वेट कीजिए। बाय।